हेलो एवरीवन। तो आज हम बात करने वाले हैं अकाउंटिंग फॉर गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स की, यानी कि जीएसटी की। ठीक है, तो जैसा कि आप सब लोगों को पता होगा, जीएसटी हमारे देश में आया था 1 जुलाई 2017 को। ठीक है, बट ये लॉन्च कब हुआ था? 24 मार्च 2017 को। ये इफेक्ट में ज़रूर 1 जुलाई को आया था 2017 में, बट लॉन्च पहले ही हो चुका था 27 मार्च को। ठीक है, 24 मार्च को। ओके, आप देख सकते हैं जीएसटी का मतलब क्या होता है। तो जीएसटी की फुल फॉर्म की बात करें तो इसकी फुल फॉर्म होती है गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स। ठीक है, तो गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स एक ऐसा इनडायरेक्ट टैक्स है। ये क्या है? एक इनडायरेक्ट टैक्स है। अब ये इनडायरेक्ट टैक्स है जो कि किसी चीज़ की रेट पे अप्लाई होता है। जैसे कि ये हाईलाइटर है, ठीक है, मैंने इस चीज़ को परचेज किया 20 रुपीज़ में, बट मान लीजिए कि ये जो सेलर है उसके पास में 10 रुपीज़ का आया। उसको क्या करना होगा? इस पर 18% जीएसटी लगा के एंड देन मुझे रेट बतानी होगी, एंड वही रेट पे मैंने इसको परचेज किया। तो जीएसटी का मतलब क्या होता है? एक एक्स्ट्रा टैक्स ऑन द प्राइस ऑफ द प्रोडक्ट्स। वो एक्स्ट्रा टैक्स वो लोग जो सेलर होते हैं वो नहीं रखते हैं, वो उनके पास से गवर्नमेंट के पास जाता है। ओके, चलिए आगे पढ़ लेते हैं। एक बार इसको पढ़ लेते हैं। गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स इज लेवीड इज एन इनडायरेक्ट टैक्स लेवीड एट प्रिस्क्राइब्ड रेट ऑन सप्लाई ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज डिस्क्राइब्ड ऑन पेट्रोलियम एंड एल्कोहल। सॉरी, आई रीड नेक्स्ट लाइन। सप्लाई ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज एक्सेप्ट ऑन पेट्रोलियम एंड एल्कोहल। तो जो ये जीएसटी होता है वो पेट्रोलियम और एल्कोहल पे क्या होता है? अप्लाई नहीं होता है। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ठीक है, कई बार इसकी ट्रांजेक्शन आ जाती है एंड बच्चे इसकी भी ट्रांजेक्शन बना देते हैं, जबकि इस पर अप्लाई होता ही नहीं है। Supply of goods means sale of goods and supply of services means rendering of services. It is a nationwide tax seeking to unify several indirect taxes and is based on the principle one nation one tax. तो बच्चों क्या हो रहा था ना, अभी हम पढ़ेंगे आगे। हमारे इंडिया में बहुत सारे देश हैं, ठीक है, बहुत सारे देशों में बहुत सारे टाइप्स के टैक्सेस हो रखे थे, जैसे कि वैट, सर्विस टैक्स, सेंट्रल सेल्स टैक्स, यहाँ पे आप पढ़ोगे ये वैट वगैरह, लग्जरी टैक्स, टैक्सेस ऑन लॉटरी, वैट, एंटरटेनमेंट टैक्स, परचेज टैक्स, ऑक्ट्रॉय एंड एंट्री टैक्स। तो ये सब तो आपको भी पढ़ना नहीं है, मैं ये बता रही हूँ कि बहुत सारे इस तरह के टैक्सेस होते थे जो कि अलग अलग स्टेट में अप्लाई होते थे। तो हमारे जो मोदी जी हैं उन्होंने क्या किया, ये जो टैक्स है ना, इसको बोला कि हम तो टैक्स में भी वन नेशन वन टैक्स, यानी पूरे नेशन में एक ही टैक्स होना चाहिए। जैसे आप मान लो कि आपने क्या किया, यहाँ पे देखो, आपने क्या किया, आपने परचेस किया राइस परचेस किया पंजाब से, एंड एक बार आपने राइस परचेस किया राजस्थान से। तो आप क्या देखोगे, इन दोनों की प्राइसेस में बहुत ज़्यादा फ़र्क मिलता है। पंजाब एक ऐसा देश है जहाँ पे बहुत सारी रिवर्स है, जिसकी वजह से यहाँ पे राइस की ग्रोथ ज़्यादा होती है, जबकि राजस्थान एक ऐसा देश है जहाँ पे राइस की ग्रोथ बहुत ज़्यादा कम होती है। तो मोदी जी ने सही करने के लिए क्या किया, वन नेशन वन टैक्स, इसका नारा लगा दिया। ठीक है, यानी पूरे नेशन में, पूरे एक नेशन में, यानी पूरी हमारी जो इंडिया है उसमें एक ही टाइप का टैक्स होगा, और वो टैक्स होगा जीएसटी। इज इट क्लियर? ये क्लियर होगा। अब आगे पढ़ लेते हैं। आगे क्या है देखो, टैक्सेस मर्ज्ड इनटू जीएसटी। तो ये चीज़ ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, तो ये आपको देखने की जरूरत नहीं है। ये सेंट्रल लेवल टैक्सेस और स्टेट लेवल टैक्सेस बता रखे हैं, जिसके बारे में भी आपको पढ़ना नहीं है। यहाँ पे देखो, जीएसटी रेट स्ट्रक्चर। अब जीएसटी क्या होती है ना, अलग अलग टाइप्स ऑफ प्रोडक्ट्स पे अलग अलग परसेंटेज में अप्लाई होती है। जैसे इसमें 0%, 5%, 12%, 18%, 28%। अब 0% किसमें होती है? एसेंशियल आइटम्स, जो हमारे बेसिक नीड्स के आइटम्स होते हैं ना, जैसे कि फूड हो गया, क्लोथ हो गया, तो ये सब फूड पे तो आपको बिल्कुल भी जीएसटी नहीं लगता है, 0% ही अप्लाई होता है। और 5% किस पे होता है? जो कॉमन यूजेज आइटम्स होते हैं ना, जैसे कि आपका मान लीजिए कॉमन यूज़ में आपका आ जाता है ये पेन हो गया, और कॉम हो गया, और आपका बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती है जो कि आप कॉमन यूजेज आइटम्स में आती है। ठीक है, थर्ड है हमारा 12%। ये क्या होती है? जिसकी स्टैंडर्ड रेट होती है ना, उसका अप्लाई होता है। और 18% किस पे होता है? ज़्यादा से ज़्यादा 18% ही अप्लाई होते हैं, मैक्सिमम गुड्स एंड ऑल सर्विसेज स्टैंडर्ड रेट। मतलब जो ज़्यादा से ज़्यादा गुड्स होते हैं ना आपके, उस पर ये 18% ही अप्लाई होता है। आप आगे अभी ट्रांजेक्शन करेंगे ना पढ़ाई के। 28% लग्जरी आइटम्स पे अप्लाई होती है, यानी जो आपकी महंगी महंगी चीज़ें होती है ना बहुत ज़्यादा, जैसे कि आपका ज्वेलरीज हो गई, ठीक है, ये सब चीज़ों पे 28% आपको अप्लाई करते हैं। ठीक है, अब इसमें लिखा जीएसटी इज पेड ऑन द परचेज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज एंड इट इज कलेक्टेड फ्रॉम कस्टमर्स ऑन सेल ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। जीएसटी पेड टर्म्स एज इनपुट जीएसटी इज सेट ऑफ अगेंस्ट जीएसटी कलेक्टेड टर्म्स एज आउटपुट जीएसटी। तो ये सब चीज़ें मैं अभी आपको 1 मिनट में समझाती हूँ। वीडियो को बिल्कुल भी स्किप करके मत देखना, अच्छे से देखना, बिल्कुल अच्छे से समझ आ जाएगा, एक ही बार में समझ आ जाएगा। मान लीजिए हम एक बिजनेसमैन है, ठीक है, ये काफ़ी बुरा लग रहा है पर ठीक है। हमने क्या की? सेल। हमने सेल की, किस में की, कहाँ की, क्यों की? देखो, हमने सेल की, हम मान लीजिए यहाँ पे एमपी से रहने वाले हैं, यानी कि मध्य प्रदेश से अगर आपने मध्य प्रदेश में ही सेल की, यानी विद इन द सेम स्टेट, तो इसको हम क्या बोलेंगे? इंट्रा स्टेट सेल। ठीक है, इसको हम इंट्रा स्टेट सेल बोलेंगे।
मान लीजिए इस पे हमारा जीएसटी जो अप्लाई हुआ है वो 18% हुआ है, तो इसमें से ये डिवाइड हो जाएगा 9% में, इक्वल पार्ट्स में। ये एक भाग इसका सीजीएसटी के पास जाएगा और एक जाएगा एसजीएसटी, यानी ये सेंट्रल का और ये स्टेट का। ठीक है, अब दूसरा टॉपिक देखो। अगर मान लीजिए इसकी जगह, मैं इसको रब करूँगी तो आप इसको नोट डाउन कर लेना, इसकी जगह हमने ये सेल जो करी है ना, हमने ये जो सेल करी है ये एमपी से एपी में करी है, यानी आंध्र प्रदेश में करी है। ठीक है, अगर हमने एमपी से आंध्र प्रदेश में करी है तो ये जो हमारी सेल हुई है ये विद इन द सेम स्टेट नहीं हुई है, विद इन द सेम स्टेट नहीं हुई है, ये हमारी आउटसाइड द स्टेट हुई है। ठीक है, आउटसाइड द स्टेट बट विद इन द कंट्री। ओके, यानी जहाँ मान लीजिए ये इंडिया है तो इंडिया के अंदर पर इंडिया के कोई भी स्टेट में। ठीक है, तो इस पर क्या होगा, जीएसटी @ 18% अप्लाई होगा। तो ये क्या होगा, ये ऐसे डिवाइड नहीं होता है, ये कहा जाता है ये जो हमारा होता है ये इंटीग्रेटेड जीएसटी होता है, इसको हम शॉर्ट फॉर्म में लिखते हैं आईजीएसटी। ठीक, आईजीएसटी। और इसको हम क्या बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं इंटर स्टेट सेल। यानी अगर हमने सेल बाहर करी है तो हम इंटर स्टेट सेल बोलेंगे, अगर हमने स्टेट के अंदर करी है तो हम क्या बोलेंगे, इंट्रा स्टेट सेल। ठीक है, इंटर स्टेट सेल। चलिए, ये बात भी क्लियर हो गई। ओके, अब आगे देखिए। मान लीजिए मैं हूँ एक पर्सन ए, ये एक पर्सन है ए। ठीक है, इसका एक बिजनेस है, इसने क्या किया, ये एक पर्सन है बी, इसने ना ये जो ए है ना, इससे क्या किया, गुड्स परचेज किया, गुड्स परचेज किया। मान लीजिए 10 रुपये के हमने इससे गुड्स परचेज किए। ठीक है, या फिर 110 रुपये। ओके, 110 रुपये के हमने इससे गुड्स परचेज करे, तो क्या होगा, या फिर आप इसको 100 ही रहने दीजिए ताकि हमें कैलकुलेशन में आसानी हो। ओके, हमको क्या देना है, इसको पैसा देना है, कितना, 100, बट ऊपर से हम क्या देंगे, इसको हम जीएसटी देंगे, 18% देंगे, 18% यानी 18 रुपये देंगे, तो हम इसको टोटल कितना रुपये देंगे, 118 रुपये। ठीक है, इज इट क्लियर? अब ये जो हमने ये जो पैसा पे किया, इसको हम क्या बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं इनपुट जीएसटी, जो कि अभी हमने टर्म पढ़ी थी बुक में, है ना, तो वो बुक से समझ आई, ऐसे समझ आ गई होगी। इसको हम बोलते हैं इनपुट जीएसटी। ठीक, और इनपुट जीएसटी जो होती है वो हमारे लिए क्या होती है, असेट। एंड ये एसेट क्यों होती है, इसका मतलब आपको बाद में समझ आ जाएगा, जैसे ही आप ट्रांजेक्शन्स करना शुरू करेंगे आपको ये बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। ओके, अब इसके आगे की बात करते हैं, थोड़ा आगे बढ़ते हैं। अब क्या किया, ये जो बी है ना, इसने सेल किया गुड्स को, 200 रुपये के गुड्स इसने सेल किए, और इसने मान लीजिए किसी सी आदमी को सेल कर दिया। ठीक है, तो ये जो सी आदमी है ये इसको 200 रुपीज़ तो देगा ही देगा, बाकी हमें ये कितना देगा, ये बी जो है ये कौन है, हम है, ये बी हम है, एंड सी एंड ए हमारे बाहर के कोई आदमी है। ठीक है, बी हम है एंड सी एंड ए कोई और है। तो 200% का अगर आप 18% देखें, जीएसटी हमने 18%, मान लीजिए वो 36 रुपीज़ हो गए, तो 36 रुपीज़ भी हमें पे करेगा, और ये हमें पे कर रहा है, हमारे पास पैसे आ रहे हैं, तो ये आउटपुट जीएसटी हो गया। बट जो आउटपुट जीएसटी होता है वो इनपुट जीएसटी की तरह एसेट नहीं होता है, ये क्या होती है, लाइबिलिटी होती है। और ये क्यों होती है ये मैं आपको बता देती हूँ, वैसे तो आगे आपको समझ आ जाएगा, तो मैं फिर भी बता देती हूँ। अब ये आउटपुट जीएसटी जो होता है ना, ये आपको आगे पे करना होता है। ठीक है, ये आपको आगे पे करना होता है, किसको, गवर्नमेंट को। तो ये हमारे सर पे बोझ है कि हमें आगे पे करना है, तो ये लाइबिलिटी हो जाएगा। ओके, अब इस चीज़ से आपको क्या कंक्लूजन मिला, पहले हमने क्या किया, मैं आपको रिवाइज करवा देती हूँ। पहले हमने क्या किया, हमने किसी से गुड्स खरीदे तो हम क्या लगा, इनपुट जीएसटी लगा। यानी कि अगर हम इसका कंक्लूजन निकालें तो अगर हमने गुड्स को परचेज किया है तो इनपुट जीएसटी उसके साथ चिपका दो, और अगर हमने सेल करी है तो आउटपुट जीएसटी उसके साथ चिपका दो। इसका भी मैं बता देती हूँ ये कैसे हुआ। हमने 20 से, यानी हमने किसी सी आदमी को सेल किए गुड्स, हमने गुड सेल किए सी आदमी को, इससे हमने 200 रुपये तो लिए ही लिए, साथ में टैक्स लिया 36 रुपये का, तो हमने टोटल इससे 236 रुपये लिए। और ये जो 36 रुपये है ये हमारी क्या है, लाइबिलिटी है, क्योंकि ये हमें किसको पे करना है, गवर्नमेंट को, इसलिए ये हमारी लाइबिलिटी है। ठीक, चलिए ये आपको क्लियर हो गया, इतनी बात आपको बिल्कुल अच्छे से समझ आ गई। चलिए बढ़िया है, ये तो आ गई तो समझ। अब क्या है,
कुछ और इस तरह की ट्रांजेक्शन्स मैं आपको बताना चाहती हूँ, जैसे परचेज ट्रांजेक्शन, सेल ट्रांजेक्शन एंड परचेज रिटर्न और वगैरह वगैरह। ठीक है, बहुत सारी ट्रांजेक्शन हम करने वाले हैं। तो सबसे पहले एक बार बुक की तरफ नज़र मार लेते हैं, हमने क्या क्या कवर कर लिया है। ठीक है, तो इसको तो साइड में रखते हैं एंड यहाँ पे देखो हमने क्या किया है, हमने इनपुट जीएसटी खत्म कर दिया, आउटपुट जीएसटी खत्म कर दिया, यानी ये वाला पार्ट हमारा क्लियर है एंड ये वाला पार्ट भी हमारा क्लियर है। अब जीएसटी पेड ऑन परचेज, इनपुट जीएसटी इज नॉट अ कॉस्ट फॉर द परचेजर बट इज एन एसेट सिंस इट कैन बी सेट ऑफ अगेंस्ट जीएसटी कलेक्टेड ऑन सेल्स। इसका मतलब ये कि जो इनपुट जीएसटी होता है वो कॉस्ट नहीं होती है, कॉस्ट ऑफ फॉर द परचेजर नहीं होती है, ये क्या होती है, एसेट होती है, क्योंकि सिंस इट कैन बी सेट ऑफ अगेंस्ट द जीएसटी कलेक्टेड ऑन सेल्स, क्योंकि हम इसको सेट कर सकते हैं, सेल्स के ऊपर। ठीक है, यानी आउटपुट जीएसटी के ऊपर। आई होप ये आपको थोड़ा थोड़ा समझ आ गया हो, पूरा तो अभी आएगा नहीं, थोड़ा थोड़ा आ गया होगा। और जो जीएसटी कलेक्टेड ऑन सेल है ये लाइबिलिटी होती है, तो मैंने आपको बताई थी। ठीक है, ये इनकम नहीं होती, लाइबिलिटी होती है, क्योंकि हमें गवर्नमेंट को पे करनी होती है। आगे इंपॉर्टेंट नोट्स में आपको ये एसेट का मिल जाएगा एक पॉइंट, एंड ये वाला जो पॉइंट है ये कैन नॉट बी सेट ऑफ जीएसटी कलेक्टेड, ये भी मैंने आपको बता दिया, और मैं जो बाकी के बच्चे कुछ हैं वो मैं आपको बता दूंगी अभी। ठीक है, तो आगे मैं आपको बताऊंगी ये क्या है। जीएसटी पेड दैट इज इनपुट जीएसटी इज रिवर्स्ड क्रेडिटेड इन फॉलोइंग केसेस। हाँ, तो ये जो केसेस है ना ये मैं अभी आपको बता देती हूँ, एंड ये वाले जो केस है ये भी मैं आपको बता देती हूँ। चलिए अब वापस से हमारे व्हाइट बोर्ड पर आ जाते हैं। ओके, अब देखिए, मान लीजिए एक ट्रांजेक्शन है, हमने क्या किया, गुड्स को परचेज किया। अरे ये क्या गया, एक सेकेंड, हमने परचेज किया गुड्स को, परचेज गुड्स फ्रॉम, हमने किससे किया था, मैंने आपको बताया था, ए से हमने परचेज किया था, सी को हमने सेल किया था, बी हम थे। ठीक है, तो सी से, सॉरी ए से, इसको मैं लिख देती हूँ रंग से एक बार। हमने परचेज्ड गुड्स फ्रॉम ए से हमने गुड्स परचेज किया, तो हमारी एंट्री क्या बनेगी, परचेज किया है तो परचेज अकाउंट डेबिट वॉटेबल अमाउंट, कितना अमाउंट का किया था, 100 रुपये का। इस पर हमें जीएसटी लगा था। परचेज करते हैं तो मैंने आपको पहले बताया था क्या था, परचेज करते हैं तो जीएसटी कैसे अप्लाई होता है, परचेज करते हैं तो कौन सा जीएसटी अप्लाई होता है, जल्दी से बता दो। अगर आपने सही बताया तो अपने लिए तालियां बजाना। इनपुट जीएसटी उसके साथ चेप दो, मैंने आपको बताया था अगर आपने परचेज किया है तो उसके साथ में इनपुट जीएसटी को चेप दो, डेबिट 18 रुपीज़। ठीक, अब ये 2 गोपाल तो हो ही जाएगा, ये तो हमारे मतलब का नहीं है, जीएसटी में हमें ये वाली ट्रांजेक्शन सीखनी है। ठीक है, सेकंड वाली, तो ये 118 रुपये। ओके, अब दूसरी देखो, दूसरी तरह की, यहाँ पे मैं लाइन खींच देती हूँ एक। ओके, नाउ लेट्स सी। ठीक है, अब देखो, तो अब परचेज तो कर लिया, सेल भी तो किया था सी को, तो उसकी एंट्री कैसे बनेगी, उसकी एंट्री बनेगी कुछ इस तरह से। देखो यहाँ से मैं इस कैमरा को कर देती हूँ। अब हम लिखेंगे व्हेन वी सोल्ड गुड्स, हमने क्या किया, गुड्स को सेल किया, सी को किया था हमने सेल टू सी। ठीक है, तो सीज अकाउंट डेबिट 236 रुपीज़ टू सेल्स अकाउंट 200 रुपीज़ एंड इसके साथ में क्या चेपना है, आउटपुट जीएसटी 36 रुपीज़। I hope this is very well clear to you. If it is clear, give me a thumbs up in the comment box. अब अगर परचेज रिटर्न हुई है, क्या हुई है, परचेज रिटर्न हुई है। ठीक है, ऐसे बहुत सारे पॉइंट्स हैं जिसमें परचेज रिटर्न वगैरह वगैरह होती है, तो मैं आपको बता देती हूँ। परचेज रिटर्न, गुड्स टेकन बाय द प्रोप्राइटर, गुड्स लॉस्ट, गुड्स डिस्ट्रॉयड, गुड्स डिस्ट्रीब्यूटेड फ्री सैंपल के लिए, गुड्स गिवन अवे एज गिफ्ट और चैरिटी। तो इस सिचुएशन में हम क्या करने वाले हैं, इस सिचुएशन में हम करेंगे परचेज रिटर्न, यानी तो इसमें क्या हुआ, हमने ए से गुड्स खरीदे थे, हम ए को वापस से गुड्स दे देंगे, हम यानी बी ए को वापस से गुड्स दे देगा। तो इसकी एंट्री कैसे बनती है, काफ़ी ज़्यादा इजी है, देखिए जल्दी से देख लो फटाफट से। हम क्या है, बी है, तो हम ए का अकाउंट डेबिट कर देंगे, वापस से हमने कितने गुड्स दिए, 118 रुपीज़ के हमने लिए थे, तो 118 गुड्स दे दिए। टू परचेज अकाउंट, हमारा परचेज अकाउंट खाली हुआ है तो हम टू कर देंगे इसको 100 रुपीज़। एंड जो अब जीएसटी की बात आती है, तो जीएसटी कैसे लगाएंगे, तो इन केसेस में जो मैंने अभी आपको बोल के बताया, गुड्स लॉस्ट हो गए, गुड्स फ्री सैंपल के लिए दे दिए, गुड्स को प्रोप्राइटर ने ले लिया है, या फिर चोरी हो गई है या डिस्ट्रॉय हो गया है किसी भी कारण से, तो इसकी एंट्री कैसे बनेगी, इसकी एंट्री बनेगी, देखो इसमें कुछ नहीं करना है, इनपुट जीएसटी को ही आपको चेपना है, बस उल्टा कर दो। उस टाइम पे वो डेबिट हो रहा था, यहाँ पे वो क्रेडिट हो जाएगा 18 रुपये। ठीक,
आगे समझ में। अब ये ए के अकाउंट में क्या होगा, वो अगर हम सेल करते हैं तब हमें पता चलेगा कि इसके अकाउंट में क्या हेरा फेरी हुई, ठीक है। ए के अकाउंट में तो नहीं बताएंगे, बट ऐसे क्या होगा ए के अकाउंट में तो वो हमें पता चल जाएगा। हमारे पास क्या आई, ए की तरफ से अगर हम देखें तो हमारे पास क्या हुई, सेल रिटर्न, ठीक, सेल रिटर्न हुई है हमारे पास, करेक्ट है ना, बिल्कुल सेल रिटर्न हुई है, ओके। अब इसमें क्या होएगा, जैसा कि आपको पता है सेल्स रिटर्न हमेशा से ही डेबिट होती है, एंड जो टू सेल्स होती है ना वो हमेशा से क्या होती है, क्रेडिट होती है। तो इसको भी मेरे को लिखना नहीं है, हमें तो सेल रिटर्न हुई है तो सेल रिटर्न की हम एंट्री करेंगे। डेबिट हुआ है 200 रुपीज़ की, हमें सेल रिटर्न हुई है। आउटपुट जीएसटी हम इसमें लगा देंगे, टू आउटपुट, सॉरी नहीं, टू नहीं लगाएंगे, आउटपुट जीएसटी अकाउंट 36 रुपीज़ टू, किसका नाम आएगा अब बताओ। अगर आपने बिल्कुल सही कैस किया है तो आप खुद के लिए ताली बजा सकते हो, एंड अगर आपने गलत किया तो आप सीख रहे हो, अभी कोई दिक्कत नहीं, ठीक। तो हम यहाँ लिखेंगे टू सीज अकाउंट, कितना रुपये, 236 रुपये का ये क्रेडिट है, ठीक है ना। यहाँ पे मेरा स्पेस नहीं बची थी तो आप यहाँ से देख सकते हो, ओके। अब ये जो चार है ना, ये काफ़ी अच्छे से याद कर लेना आप, बिल्कुल अच्छे से रच जानी चाहिए। इस परचेज रिटर्न के मैंने आपको बहुत सारे केसेस बताए, एंड सेल रिटर्न के भी ऐसे ही बहुत सारे केसेस होते हैं, जो कि आप इमेजिन कर सकते हो कि हमारे पास ये गुड्स किसी भी हालत में किसी भी सर्कमस्टेंसेस के कारण वापस से आ रहे हैं, ठीक है। एंड परचेज रिटर्न में किसी भी सर्कमस्टेंसेस के कारण हम वापस से दे रहे हैं, आए हुए गुड्स को हम दे रहे हैं, या तो वो डिफेक्टिव है, ख़राब हो गया, चोरी हो गया या कुछ भी हो गया है तो उसके कारण हम उसको दे रहे हैं, ठीक है। तो ये चारों पाँचों ट्रांजेक्शन तो आपको क्लियर होनी चाहिए। अब एक पॉइंट आता है कि जो टेलीफोन का बिल होता है यानी एक्सपेंस होता है, तो टेलीफोन का अगर हम एक्सपेंस की बात करें तो इसकी एंट्री कैसे कर सकेगी, टेलीफोन एक्सपेंस अकाउंट डेबिट 100 रुपये, टू नहीं इनपुट जीएसटी इसमें हम लगाएंगे, इनपुट जीएसटी अकाउंट डेबिट 18 रुपये, एंड टू कैश अकाउंट 118 रुपये। क्लियर है, बिल्कुल क्लियर है। अब ऐसे ही बहुत से ऐसे ट्रांजेक्शन होते हैं, बहुत सी ऐसी हमारे पास जो है सेल और परचेज होती है जिसमें हमारे पास जीएसटी अप्लाई नहीं होता, तो वो क्या क्या है, चलिए एक बार बुक की रीडिंग मान लेते हैं, सारे के सारे आपको समझ आ जाएंगे। तो ये बातें तो आपको अच्छे से देख लेनी है, रट लेनी है, याद कर लेनी है, ओके। चलिए बुक पे चलते हैं। तो अब ये देखिए, ये वाला पॉइंट हमने बिल्कुल क्लियर कर लिया है, ये वाला पॉइंट की बात कर लेते हैं। गुड्स एंड सर्विसेज आर एग्जाम्प्ट फ्रॉम लेवी ऑफ जीएसटी, यानी इस ये जो सर्विसेज है इसमें हमें टैक्स नहीं लगाना होता है। क्या क्या है, पेमेंट ऑफ वेजेस एंड सैलरी, हमने अगर पेमेंट करी है सैलरी की या वेजेस की, सैलरी और वेजेस एक ही बात है, हमने यानी किसी को इनकम दी है, ठीक है। सप्लाई ऑफ सर्विसेज टू गवर्नमेंट और एम्बेसीज ऑफ अदर कंट्रीज, अगर हमने सर्विस गवर्नमेंट के लिए सप्लाई करी है तो उस पर नहीं लगेगी। इलेक्ट्रिसिटी और वाटर बिल्स पे नहीं लगती, एजुकेशनल सर्विस पे नहीं लगता है, हेल्थ सर्विस पे भी नहीं लगता है, ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस पे भी नहीं लगता है, और इंटरेस्ट पे भी नहीं लगता है, ठीक है, क्योंकि इंटरेस्ट तो अपने आप में एक अलग से लॉस होता है कंपनी का, ठीक है। अब बात कर लेते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स की, तो ये कुछ ज़्यादा खास है नहीं, इसमें आपको प्रैक्टिकल लर्न करनी है, प्रैक्टिकल नॉलेज चाहिए, ये नॉलेज तो आप वैसे भी ले सकते हो, फिर भी मैं एक बार बता देती हूँ। जीएसटी से कॉम्प्रिहेंसिव इंडायरेक्ट टैक्स, ये क्या है, इंडायरेक्ट टैक्स है, कॉम्प्रिहेंसिव टैक्स है जिसने सारे के सारे जो टैक्सेस थे उसको बंद करवा के एक ही ओनली वन नेशन वन टैक्स वाला रूल फॉलो किया है। एक टैक्स में सारे के सारे इंडायरेक्ट टैक्स जो है आ जाते हैं। यूनिफॉर्म जीएसटी रेट्स, जो रेट्स होती है जीएसटी की वो यूनिफॉर्म रहती है, सारी स्टेट में सेम रहती है, सारी यूनियन टेरिटरीज में सेम रहती है। जीएसटी पेड इज नॉट अ कॉस्ट, जीएसटी जो पेड करते हैं वो कॉस्ट नहीं होती है, ये एक एसेट होती है, क्योंकि ये सेट ऑफ हो सकती है अगेंस्ट दी जीएसटी कलेक्टेड। ये सेट ऑफ का रूल जो है आप आगे समझोगे, देखो मैं आपको दिखा भी देती हूँ, कहाँ पे आएगा, देखिए यहाँ पे आएगा, ये एडजस्टमेंट ऑफ आईजीएसटी, सीजीएसटी एंड एसजीएसटी में, ठीक है। नेक्स्ट हमारा जो है वो है जीएसटी इज अ वैल्यू एडेड टैक्स। अब ये क्या है, जीएसटी जो होती है वो वैल्यू एडेड टैक्स होती है, जो हमारी ओरिजिनल प्राइस होती है, मान लीजिए ये मार्कर अगर 20 रुपीज़ का है, ठीक है, इस पर हम जीएसटी ऐड करके अगर इसकी प्राइस होता है तो ये 22 to 23 रुपीज़ का हो जाता है, ठीक है। तो जीएसटी क्या होती है, वैल्यू एडेड टैक्स होती है, ये हमारे इस वैल्यू पे जो इसके रेट है उस पर ऐड होती है ये वैल्यू, ठीक है। तो जीएसटी क्या होती है, ऐड होती है। जैसे कि इसमें एग्जाम्पल दिया है, परचेज गुड्स फॉर ₹1 लाख एंड सेल्स द सेम टू बी फॉर ₹1,50,000, जीएसटी रेट इज 12% इन सच केस। तो इसमें ट्रांजेक्शन क्या होगी, जीएसटी पेड बाय ए ऑन परचेज, ए ने जब परचेज किया तो 12% उसको जीएसटी पे करना पड़ा, यानी कि 12,000 उसने पे किया, ठीक है। उसके बाद जब उसने एक बी को सेल किया तो जीएसटी ए ने बी से कलेक्ट किया है, तो वो 12% 1,50,000 का यानी 18,000 इसने कलेक्ट किया। अब जो टोटल जीएसटी है जो ए को पे करना है, किसको, गवर्नमेंट को, वो कितना हो जाएगा, 6,000, ठीक है। इज इट क्लियर। ये 50,000 कहाँ से आया, ये 50,000 ऐसे आया, देखो क्योंकि जो ए है उसने 50,000 का प्रॉफिट कमाया है, तो प्रॉफिट पे 12% जो है ये जीएसटी लगा के वो उसको पे करना होता है, यानी कि जो जीएसटी जो पे कर रहा है गवर्नमेंट को वो 6,000 रुपये की उसको पे करनी है। नेक्स्ट ऑब्जेक्टिव्स ऑफ जीएसटी या फिर एडवांटेजेस ऑफ जीएसटी, डिक्रीजिंग कॉस्ट ऑफ गुड्स। इससे क्या होता है, कॉस्ट डिक्रीज होती है। मान लो अभी मैंने आपको पंजाब वाला एग्जाम्पल लिया था, ठीक है, तो पंजाब और राजस्थान में रेट्स का काफ़ी ज़्यादा डिफरेंस होता है, तो जो राजस्थान की रेट्स है वो डिक्रीज होगी, ठीक है, क्योंकि पंजाब में हमें कम में मिलता था। तो ये जो है यूनिफॉर्म रेट्स रहती है, ये वाला सेकंड पॉइंट इसमें आ गया, यूनिफॉर्म रेट्स इसकी रहती है। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस, इससे बिजनेस काफ़ी इजीली चलता रहता है आगे। डेवलपिंग कॉमन नेशनल मार्केट, अब ये पॉइंट क्या है आपको मैं
मैं ये ऑथोरली आपको बता रही हूँ, आपको समझ नहीं आता आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं, मैं उसको आपको समझा दूँगी, ठीक है। टाइप्स ऑफ टैक्सेस देख लेते हैं। सेंट्रल टैक्स यानी सेंट्रल जीएसटी, स्टेट जीएसटी, इंटीग्रेटेड जीएसटी, ये 3 टाइप होते हैं। सेंट्रल जीएसटी नाम से पता चल रहा है, स्टेट जीएसटी भी नाम से पता चल रहा है, और इंटीग्रेटेड जीएसटी क्या होता है, ये इंटर स्टेट सेल्स पे अप्लाई होता है, जैसे कि मैंने आपको बताया था, ठीक है। और ये जो सेंट्रल और स्टेट होती है ये किस पे अप्लाई होता है, मैंने आपको बता रखा है, याद करो याद करो याद करो, इंट्रा स्टेट पे, राइट। तो ये तो इंटर स्टेट पे होता है और ये इंटर स्टेट पे होता है, ठीक है। एग्जाम्पल दिया हुआ है, पढ़ लेते हैं फटाफट से। अ डीलर ऑफ राजस्थान सेल्स गुड्स टू डीलर इन मध्य प्रदेश, यानी एक स्टेट से दूसरे स्टेट में सेल किया है, यानी ये कौन सा वाला है, इंटर स्टेट वाला है। वॉट रुपीज़ 50,000 के है वो गुड्स। सपोज द IGST रेट इज 12% अगर IGST रेट है, इन सच केस द सेलर विल चार्ज 6,000 एज IGST। ऐसे केस में क्या करेगा जो सेलर है वो 6,000 रुपये चार्ज करेगा, एंड दिस एंटायर अमाउंट विल गो टू सेंट्रल गवर्नमेंट। और ये जो सारी अमाउंट है ये किसके पास जाएगी, सेंट्रल गवर्नमेंट के पास जाएगी, स्टेट गवर्नमेंट के पास कोई भी अमाउंट नहीं जाएगी। GST कलेक्टेड अंडर द IGST इज डिवाइडेड बिटवीन सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट एज पर द रेट्स स्पेसिफाइड बाय द गवर्नमेंट। जैसा कि बिजनेस में पार्टनरशिप में कुछ स्पेसिफिक % अमाउंट प्रॉफिट डिवाइड होता है, उसी तरह से इसमें भी डिवाइड हो जाता है, ठीक है। इफ द GST रेट इज 12%, इट विल कंप्राइज ऑफ 6% CGST एंड 6% SGST। ये जो CGST और SGST की रेट होती है ये हाफ में डिवाइड होती है, यानी अगर CGST 100 रुपीज़ है तो SGST भी 100 होगा, CGST 1 लाख रुपये है तो SGST भी 1 लाख रुपये ही होगा। अब इन केस ऑफ इंट्रा स्टेट गुड्स एंड सर्विसेज, ये मैंने आपको बताई दिया, ये मैंने आपको समझाई दिया। अब ये जो इनपुट CGST और इनपुट SGST में मैंने आपको ये जो ट्रांजेक्शन करवाई थी ना, देखो ये जो ट्रांजेक्शन करवाई थी, ओह सॉरी मेरा कैमरा घूम गया, या ये जो ट्रांजेक्शन मैंने करवाई थी ना, तो इनपुट GST मैंने आपको एक साथ करवाया था। अब इसमें क्या किया है, इनपुट CGST लिख दो पहले आप 9 रुपीज़ और इनपुट SGST कर दो 9 रुपीज़, और कोई डिफरेंस नहीं है, ठीक है। तो आयो किसी ट्रांजेक्शन करवाने की मेरे को कोई जरूरत है नहीं, तो यहाँ ये हो गया। इसके बाद सेल ऑफ गुड्स में भी सेम चीज़, इसके बाद परचेज रिटर्न में भी सेम चीज़, एंड आउटपुट में ये भी सेम चीज़ है, ठीक है। तो ये सारी तो आपके पास सेम चीज़ें आ जाती हैं। ये मैंने आपको इसकी एंट्री भी पास करवा दी थी, परचेज रिटर्न में क्या होगा, परचेज रिटर्न में क्या होगा, और प्रोप्राइटर अगर पैसे निकालता है तो इस केस में क्या होगा, ठीक। चलिए ये आपको क्लियर है। अब अगले वीडियो में हम कुछ एडजस्टमेंट्स की बात करेंगे, कुछ एंट्रीज की बात करेंगे। इस चैप्टर को ख़त्म करने के लिए भी काफ़ी ज़्यादा इजी चैप्टर ही बन जाता है। देखिए अब कुछ ज़्यादा क्वेश्चन बचे नहीं है एंड कुछ ज़्यादा टॉपिक बचा नहीं है, तो ये जो टॉपिक बचा है वो केवल ये वाला बचा है। देखिए वो एडजस्टमेंट्स थी ना हमारी IGST और CGST की, बस वही हमारे पास बची है, ओके वही हमारे पास बची है। चलिए अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर देना, एंड चैनल पर नहीं तो सब्सक्राइब कर देना। मिलते जल्दी ही नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय।